ऋषभ बिहार में चल रहे फर्जी स्पा सेंटर में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने किया भंडाफोड़। 5000 मिलती थी थाईलैंड की लड़कियां। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर लड़कियों के बारे में थाईलैंड एमएनसी को किया सूचित। दिल्ली की लड़कियों पर लगातार हो रहे हैं हमले। एसिड अटैक के बाद अब ब्रह्मपुरी में हमला। घर में घुसकर लड़की को प्लास से किया घायल। दिल्ली नगर निगम की पहली मीटिंग 6 जनवरी को। पहली मीटिंग में ही होगा मेयर का चुनाव। एलजी ने कमिश्नर के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। शास्त्री पार्क में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी, 2 भाइयों और एक सहपाठी की तिकड़ी को किया गिरफ्तार। अपराध करने में प्रयुक्त साइकिल बरामद। और ऑपरेशन अंकुश के तहत ऑटो लिफ्टरों के खिलाफ हुई कार्रवाई। चोरी की स्कूटी और मोटरसाइकिल की गई बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के पॉश एरिया ऋषभ बिहार में स्पा सेंटर की आड़ में थाईलैंड की लड़कियों से देह व्यापार करने के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस दौरान स्पा के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लड़कियों के बारे में थाईलैंड एमएनसी को सूचित किया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम को ऋषभ बिहार में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को फर्जी ग्राहक बनकर स्पा सेंटर में भेजा था। नकली ग्राहक को 5000 रुपए की राशि दी गई। फर्जी ग्राहक को एक नंबर पर मिस कॉल देने का निर्देश भी दिया गया। इसके बाद नकली ग्राहक मसाज सेंटर में दाखिल हुआ, जहां रिसेप्शन पर उसकी मुलाकात राजकुमार से हुई, जिसने उससे एक थाईलैंड की लड़की के लिए 2000 रुपए देने को कहा। उस रकम को लेने के बाद राजकुमार ने नकली ग्राहक को एक थाईलैंड की लड़की के साथ एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहा। इसके बाद थाईलैंड की लड़की ने अतिरिक्त सेवा के लिए और 3000 रुपए मांगे। उस नकली ग्राहक द्वारा रकम दी गई और फिर उसने संकेत के रूप में उसे दिए नंबर पर एक मिस कॉल दी। मिस कॉल मिलने पर तुरंत छापा मारा गया और उक्त थाईलैंड की लड़की नॉथिनन ओवेन चाउंग को दी गई रकम भी उसके कब्जे से बरामद कर ली गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खड़े हैं ऋषभ विहार मार्केट में, जहां पर दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि यहां पर स्पा के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा है। आपको तस्वीर में दिखा दें कि स्माइल एंड स्पा, ये वही स्पा है जहां पर जिस्म का धंधा चलता था और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहां पर स्पा के नाम पर जो है जिस्म का धंधा चल रहा है। पुलिस ने ट्रैप लगाकर यहां पर जब रेड मारी तो पता चला कि कुछ लड़कियां जो हैं बाहर से मंगवाई हुई थी। अगर बात की जाए कि टोटल कितनी लड़कियां यहां पर रही थी, तो 5 लड़कियां जो हैं इंडियन थी और 7 अगर बात की जाए तो बाहर की जो है लड़कियां बुलाई गई थी। पुलिस ने जो है एक फेक कस्टमर भेजा और यहां पर पूरी रेकी करी। उसके बाद उसी फेक इंसान ने पुलिस को सूचना दी कि यहां पर इस तरीके का काम जो है यहां पर चल रहा है। तत्काल प्रभाव से एसएचओ आनंद विहार हरकेश गावा की टीम के नेतृत्व में टीम गठित करी गई और यहां पर छापा मारा। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। एसिड अटैक की घटना से दिल्ली दहल गई थी और अब ऐसी एक और घटना आई है। ये घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई। यहाँ एक सिरफरे ने घर में घुसकर 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट के सिर पर प्लास से कई वार किए। लड़की को लहूलुहान करने के बाद वह वहां से फरार हो गया। आसपास के लोग लड़की को अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसे 12 टांके आए हैं और लड़की बुरी तरह से सहमी हुई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 15 साल की लड़की ब्रह्मपुरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है। परिवार में माता पिता और बड़ा भाई है। दोनों पेरेंट्स नौकरी करते हैं और भाई कॉलेज में पढ़ता है। बुधवार दोपहर को तीनों ने घर से बाहर थे और लड़की अकेली ही घर पर थी। करीब 2 बजे किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने पूछा कौन है, तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर लड़की ने यह देखने के लिए बाहर कौन है दरवाजा खोल दिया। इसी बीच साइड में रखा 18 से 20 साल का लड़का घर में घुस आया
और उसने मोटर के पास रखा प्लास उठाया और लड़की के सिर पर वार करने लगा। लड़की शोर बचाने लगी तो उसने लड़की का मुंह दबोच लिया। इसके बाद उसने लड़की के सिर पर कई वार किए। लड़की ने बचने की कोशिश की तो हाथ भी जख्मी हो गया। काफी खून निकलने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गया। वह प्लास को भी वहीं फेंक गया। बाद में मकान मालिक और दूसरे पड़ोसी लड़की को अस्पताल ले गए। उसके पेरेंट्स को भी खबर की गई, जो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्लास अपने कब्जे में ले लिया है। इलाके के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हैं और उन्हें लड़की को दिखाया गया है। लड़की ने इन फुटेज में हमलावर की पहचान कर ली है। पुलिस का कहना है कि हमलावर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस टाइम तो बस यही बताया कि घर में अकेली थी और वो बाहर प्लास रखा हुआ था लोहे का, उसको वो बस पीटता ही चला गया, इसके सर पे मारता ही चला गया नॉन स्टॉप। बाकी इसके सर पे 12-13 टाके भी आए हुए हैं 2-3 जगह। इसकी बहुत बुरी हालत थी। इसको देख के तो मैं भी बहुत बुरी तरह से खून में लथपथ थी। पूरा फेस इसका पूरा खून से कवर हो रखा था, हाथ वाथ सब इसका बुरा हाल था। दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवारों को शपथ लेने का इंतजार है। एक सप्ताह परिणाम आए बीत गया है। अपने अपने क्षेत्रों में नवनिर्वाचित पार्षद घूम रहे हैं, लेकिन कोई काम अधिकारियों से नहीं करा पा रहे हैं। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने नवनिर्वाचित पार्षदों से बात की तो उनका कहना था कि पहले ईस्ट एमसीडी अलग थी तो जल्दी शपथ ग्रहण हो जाता था। अब परसीमन के बाद नगर निगम को एक हो गया है, इसलिए शपथ ग्रहण में देरी हो रही है। सबसे पहले मेयर का चुनाव होगा। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार 26 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक पार्षद की शपथ लेंगे। कि पार्षदों को शपथ जब तक मेयर शपथ नहीं लेगा तब तक पार्षदों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। मेयर ही शपथ पार्षदों को दिलवाता है। और जहाँ तक कि सुनने में आया है 26 तारीख को इनको कॉल हुई है। आम आदमी पार्टी वाले बता रहे थे कि 26 तारीख को ये वहाँ मिलने जाएंगे, या 26 को या 27 को या 28 को मेयर शपथ ले लेंगे। उसके बाद सारे पार्षदों शपथ दिला दी जाएगी। एक्चुअली क्या है कि पहले एमसीडी के 3 भाग थे, अब पूरी दिल्ली एमसीडी एक कर दी गई है, तो इसलिए कोई प्रोसीजर होगा, इस हिसाब से डिले हो रहा होगा। मैं समझता हूँ 26 तारीख तक 10 दिन रह गए, सारे और रह गए हैं। 26 तारीख के बाद लगभग सारे काम प्रोसेस में आ जाने चाहिए। अभी फ़िलहाल तो हमें कोई अभी मतलब कंफर्म नहीं है कि कब हमारी शपथ होएगी, लेकिन जल्द ही हमारा शपथ होने का मौका है। नहीं, शपथ देखो वो तो हम बात है, वो तो हमारी होती रही, आज है कल हो, वो तो होनी है, लेकिन हमारा काम अभी भी जोरों शोरों पर चल रहा है। ये देरी हो रही है कि एक ही परिसीमा मेयर का चुनाव भी जल्द से जल्द होने वाला है। इसी चक्कर में थोड़ा डिक्लेयर कर देंगे लोग। सीट हमारी देखो 134 सीट निकली है हमारी मेयर की, पूरी बहुमत से निकली है। मेयर तो सिर्फ हमें अपना पार्टी का बनाना ही है। दिल्ली में नवगठित नगर निगम की पहली मीटिंग 6 जनवरी को होगी और उसी दिन दिल्ली के नए मेयर का चुनाव हो सकता है। एलजी के सक्सेना ने नगर निगम की पहली मीटिंग बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी के पास ये प्रस्ताव दिल्ली के कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने भेजा था, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था और 7 दिसंबर को नतीजे आ गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 15 साल में 15 साल से नगर निगम पर काबिज बीजेपी को हराते हुए 134 सीटें जीत लीं और बहुमत हासिल कर लिया। बीजेपी को 104 सीटों पर विजय मिली है। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम की पहली मीटिंग को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि नियमों के अनुसार नगर निगम की पहली मीटिंग अप्रैल में बुलाई जाती है। कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने पहली मीटिंग 6 जनवरी को कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। कमिश्नर ने प्रस्ताव दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के पास भेजा था, जिसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उसके सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। एलजी द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि मीटिंग में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। साथ ही ये बताया गया कि नगर निगम के चुने गए 250 सदस्यों के अलावा दिल्ली से चुने गए लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 सदस्य भी पहली मीटिंग में मेयर के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के 14 सदस्य नगर निगम के सदस्य भी होंगे, जिन्होंने वोटिंग का अधिकार है। 10 और सदस्य को एलजी मनोनीत करेंगे, जिन्हें एल्डरमैन कहा जाता है, लेकिन उन्हें मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट का अधिकार नहीं होगा। साथियों, दिल्ली नगर निगम के गठन में अभी थोड़ा समय लगेगा और जो डेट आ रही है वो 6 जनवरी की आ रही है, क्योंकि इस 6 जनवरी को पहले तो जो एलजी साहब हैं वो एक पीठासीन अधिकारी बनाएंगे जो वरिष्ठ निगम पार्षद होगा। उसके साथ साथ
पहले सभी जो निगम पार्षद चुनकर आए उन सबको शपथ दिलवाई जाएगी और उसके बाद उसी दिन मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और उसके साथ साथ जो 6 सदस्य हेडक्वार्टर के जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनका भी चुनाव होगा। तो इन सब की नोटिफिकेशन निकालनी, पीठासीन अधिकारी की नोटिफिकेशन निकालनी, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और उसमें केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जल्दी नगर निगम का गठन हो जिससे कि बजट पास हो और जो काम रुके हुए हैं उन सभी कामों को एक गति मिले और दिल्ली की जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके उन्हें। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है जहां उन्होंने 2 भाइयों को एक सहपाठी की तिकड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 5 दिसंबर को सदर बाजार में अनुपयोगी नोटों का लेन देन करने वाले आशीष गुप्ता नामक एक युवक से थाना शास्त्री पार्क में डकैती की जानकारी प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता से संपर्क किया, जिसने बताया कि उसकी स्कूटी और अनुपयोगी नोटों में नकदी से भरा बैग और 2 मोबाइल फोन लूट लिए गए। मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसी संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को आकलन करते हुए एक पुलिस टीम जिसमें एसआई प्रवेश कुमार, एएसआई सुरेंद्र, एससी रहीस और कांस्टेबल शामिल है। स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तकनीकी निगरानी के साथ साथ मानवीय खुफिया जानकारी भी तैनात की गई थी। आपको बता दें, संदिग्धों का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर अपने ठिकाने बदलते रहते थे, इसलिए पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना एक चुनौती बन गया था। लेकिन तकनीकी निगरानी और मानवीय खुफिया जानकारी के माध्यम से पुलिस टीम द्वारा किए गए ईमानदार प्रयास रंग लाए और पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। उत्तर पूर्वी जिले के क्षेत्र में सड़क पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और ऑटो लिफ्टर पर नजर रखने के लिए ऑपरेशन अंकुश के तहत काम किया जा रहा है। 13 दिसंबर को हताश ऑटो लिफ्टर के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद इंस्पेक्टर की देखरेख में पुलिस टीम बनाई गई और फिर हरीश चंदर आईसी और स्पेशल स्टाफ एनईडी से मुस्कान चौक और वेलकम के पास जाल बिछाया। शाम करीब 6:45 पर मुखबिर की निशानदेही पर बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की होंडा स्कूटी पर चल रहे एक व्यक्ति को चेकिंग के लिए रोका गया और उससे दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कुछ नहीं दे सका और पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश की गई। जांच करने पर वो स्कूटी चोरी की पाई गई। अपराधी की पहचान में ये सामने आया है कि वह पीएस भजनपुरा का बीसी है। साथ ही चोरी और शस्त्र अधिनियम के तहत 16 मामलों में पहले से शामिल एक आदतन अपराधी है। आगे उसकी निशानदेही पर छापेमारी की गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 12 तारीख को एक मामला सामने आया था जिसमें एक नवविवाहिता की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाने के बाद सही इलाके में कोहराम मच गया। लड़की के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जहां हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने उनके परिवार से बातचीत की तो परिजनों ने बताया कि 3 से 4 दिन हो गए हैं। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। प्रिया चौधरी, जिसकी उम्र 25 साल थी, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। परिवार ने अंतिम संस्कार कर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। लड़की के परिजनों का कहना है कि अभी तक ससुराल पक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे। रिस्पॉन्स को कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस से, और जो उसकी नंद है वो पुलिस से दबाव करवा के इसको डिले करा रही है और पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है, क्योंकि वो उसकी नंद दिल्ली पुलिस पर पोस्टेड है और हमने क्लू भी दिए हैं आईओ को। एचओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और हमने जो बताया कि वो कमलनगर थाने में पोस्टेड है, वहाँ भी वो इंक्वायरी नहीं कर रहे कहाँ पर है। बताते हैं जी तो डिले करके लेट पहुँचते ताकि वहाँ से निकल जाएँ। पहुँचती जरूर है लेकिन पता नहीं पहुँचते हमें को क्लू नहीं देते, ना बताते ना फ़ोन करते। जैसे एसओ साहब ने कहा था कि हम बात करेंगे आपसे, रोज़ डेली बात करेंगे, आपको अपडेट देंगे। कोई अपडेट नहीं, आईओ पे कोई अपडेट नहीं दे रहा है, ना एसएचओ। फ़ोन करते हैं, 4 बार फ़ोन करते हैं, 4 दिन हो चुके हैं। अभी तक तो जैसे हमें संज्ञान में और जैसे हम देख रहे हैं, हमें अभी तक कोई भी सेटिस्फाई आंसर कहीं से मिला नहीं है कि हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जो भाई वहाँ रेड मारी है। और ये आयु का फर्ज बनता है कि हर अपडेट का जानकारी पीड़ित को, पीड़ित के घर वालों को देता रहे। मतलब कोई जानकारी नहीं, अभी कोई ऐसी नहीं मिली। अगर हम ही फ़ोन करके पूछते हैं तो होता नहीं कि हाँ जी टीम गई हुई है। क्या प्रोसीजर फॉलो कर रही है हमें नहीं पता। मेरी खुद पर्सनली एसएचओ साहब से बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका पुलिस प्रोसीजर क्या चल रहा है, अभी करंटली क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी हमने फुटेज निकलवाई है और
एक दो जगह हमने छापे पड़वाए हैं, वो वहाँ तो नहीं है। आप हमें बताओ और कहाँ कहाँ हो सकते हैं। मैंने कहा सर ये तो पुलिस का काम है ये ढूंढने का। हमने जितने हमारे पास क्लू थे या जो हमारे रिलेटिव्स ने बताया कि यहाँ यहाँ हो सकते हैं, वो हमने उनको बता दिया। अब वो वहाँ एक्चुअल में उन्होंने जाके रेड कंडक्ट की है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की है या नहीं की है, उसका तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। दिल्ली में पिछले 1 साल से राशन कार्ड होने के बावजूद भी राशन नहीं ले रहे लोगों की जांच होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपने सभी जिला सर्कल अधिकारियों को निर्देश जारी कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार काफी दिक्कतें होने को मिलती हैं। कई सालों से लोगों ने राशन कार्ड अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन वो राशन कार्ड आसानी से नहीं बन रहे हैं। ऐसे में अब 1 साल से अधिक राशन कार्ड का इस्तेमाल न करने पर उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। इस पर राशन विक्रेता का कहना है कि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोगों के अंगूठे के निशान नहीं मैच होते हैं या कोई दिक्कत की वजह से राशन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाए तो अच्छा ही है, ताकि किसी और का नाम लिस्ट में शामिल हो सके जिनको राशन कार्ड की जरूरत है। ज़्यादातर लोग अपना राशन ले ही जाते हैं। जो लोग राशन नहीं ले पाते उसका कारण है कि यूपी, बिहार, एमपी के लोग राशन ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ कोटा एडिशनल कोई दिया नहीं जा रहा है। जो भी कोटा है दिल्ली सरकार का, दिल्ली के राशन कार्डधारियों का है। एडिशनल कोटा नहीं मिलेगा तो दिल्ली के कार्डधारियों का ही राशन वो लेके जाएंगे। जब दिल्ली के राशन कार्डधारियों का राशन यूपी बाहर के लोग ले जाएंगे तो दिल्ली वालों को राशन कहाँ से मिलेगा। बाकी तो लगभग सभी लोग राशन लेके जाते हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फिंगर नहीं आता, सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं जिनके फिंगर नहीं आते हैं। कुछ कार्डधारी ऐसे भी हैं सिंगल, उसमें जो जिनकी डेथ हो चुकी है, सिंगल आदमी का ही कार्ड है, तो वो राशन नहीं लेके जाते हैं। दिक्कत तो बहुत होती है उनको। जो लोग मर गए हैं ना, उनके लोग राशन नहीं कटवा रहे, तो वो ऊपर से उनके पास लिस्ट आई है एमसीडी के थ्रू, तो उनको नोटिस भेजा गया। हमारे थ्रू भी उनको इन्फॉर्म किया गया है, तो उनके नाम कटेंगे। तो जो मर गए हैं उनको तो नाम कटेंगे ही ना। ये तो उनके पास ऑनलाइन डाटा है, उनके वो कंप्यूटर में सब फीड है। अगर मान लो पूरा ही प्रॉपर ही राशन नहीं लिया तो पूरा ही 3 महीने तक 4 महीने तक का प्रावधान है। जो लोग राशन नहीं ले रहे या यहाँ नहीं रहते या छोड़ के चले गए, उनके कटे जाएंगे। नहीं, पहले वहाँ था लक्ष्मी नगर, अब वहाँ से झुग्गी उठ के तो यहाँ आ गया। नहीं, अगर पहले तो दिल्ली वालों को मिलता, बाद में उनको मिलता। अगर वो कोई ना ले रहा हो तो फिर उनको मिलेगा। अगर जो राशन नहीं लेगा तो फिर ऐसा है ना, बहुत सारे नए जो धारक है जिनको राशन की ज़रूरत है, जो गरीब आदमी उनको राशन नहीं मिल पाता, तो फिर उनका नाम कटना ज़रूरी है। क्योंकि जो अभी बहुत सारे लोगों का जो 2 साल से किसी का राशन कार्ड उन्होंने अप्लाई करा है, उनका राशन कार्ड नहीं मिल रहा, तो उनको फिर उसका बेनिफिट तो जब भी मिलेगा ना, जब वो उनका कटेगा। जब उनको ज़रूरत नहीं है तो रोड नंबर 56 को सिग्नल फ्री करने के लिए अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार रेलवे ओवरब्रिज तक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। 6 लेन के इस फ्लाईओवर का काम पीडब्ल्यूडी ने 2 महीने पहले शुरू किया। फ्लाईओवर बनने के बाद से रामप्रस्थ और विवेक विहार लाल बत्ती पर जाम से राहत मिलेगी। 257 करोड़ की लागत से 1.44 किलोमीटर से लंबा ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ती है और धूल मिट्टी रहती है। तो ऐसे में राहगीरों का कहना है यहाँ धूल उड़ती रहती है, जाम लगता है, लेकिन जितनी जल्दी ये फ्लाईओवर बनेगा उतनी जल्दी हमें राहत मिलेगी। बस सुबह शाम थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे दिन में कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत होती है सुबह शाम? ट्रैफिक जाम होता है ना, ज़्यादा लंबा नहीं, मीडियम ही चलता रहता है, ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा ही मिलता है मैडम, करीब 15-20 मिनट खराब हो जाता है। हाँ, उसकी वजह से ही हो रहा है। काम तो सही चल रहा है मैडम। क्या जो जाम तो जाम ही है, जो फ्लाईओवर बन रहा है। दिक्कत कुछ नहीं है मैडम, वैसे तो पहले भी थोड़ा तो रहते था बत्ती के ऊपर ट्रैफिक, अब थोड़ा सा ज़्यादा 5-7 मिनट खराब होते हैं बस। दिक्कत रीज़न तो ये है कि भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। वही मॉर्निंग का रहता है, पीक में होता है, शाम को रहता है, सुबह रहता है। मे भी अभी 1 महीने से चल रहा है, 1-1.5 महीने तो हो ही चुका है। मे भी हो सकता है जल्दी रिजॉल्व हो जाए। मैम राहत तो मिलेगी, एक्चुअली 2 रेड लाइट्स थे, उससे थोड़ा सा हम लोग को राहत मिलेगी। मैम कभी कभी अगर टाइम से अगर हो गया तो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के फंस जाते, पीछे से जाम लगती है। मैं रोज़ जाता हूँ सैंपल देने। कहाँ से लेकर कहाँ तक जाम लगता है अगर इस रोड की बात? पीछे जो सविता विहार का, जो आनंद विहार का जो कट है ना, उससे वहाँ से जब जाम लगती है तो यहाँ तक तो जाम तो होता ही है, फिर इसके बाद में भी जाम ही जाम। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल की तरफ से आज यात्रा निकाली गई, जिसमें गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। ये यात्रा कृष्णनगर के छाजी बिल्डिंग के पास में चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के उपलक्ष्य में निकाली गई है। यात्रा पूर्व दिल्ली से शुरू होकर मरकट वाले बाबा के पास से होती हुई
सालासर तक जाएगी। 300 करोड़ रुपए की लागत से जिस तरीके से आनंदपुर चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसी के बराबर उससे अच्छा बनाने के लिए हमने वो जगह सुंदरकांड मित्र मंडल ने खरीदी है और उस पर ये बोला हुआ था सालासर मंदिर दरबार में कि ये कार्य जब पूरा हो जाएगा और जगह मिल जाएगी तो फिर हम पैदल यात्रा हम लोग करेंगे। 300 करोड़ रुपए की लागत से ये बनने जा रहा है। इसमें ECG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI और वो सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और इसमें गरीबों के लिए भी कंसेशनल भी हम लोग रख रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ के यात्री जो हमारे श्रद्धालु हैं, जिन्होंने ये बोला हुआ था, यहाँ से पूरी सवारियों के साथ मरघट वाले बाबा जी जाएंगे और वहाँ से पैदल सालासर मंदिर, वहाँ बाबा हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज ये उसके उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा रखी गई है। ये मेरी गांधीनगर विधानसभा है और सतनाम रोड पर 86 बिल्डिंग जो है, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, उससे थोड़े आप आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे 600 गज की एक जगह है और 600 गज के अंदर वो पूरी बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा और ये जमुना पार्क का अपना इकलौता ऐसा चैरिटेबल अस्पताल होगा जो जमुना पार्क में इससे बड़ा अस्पताल नहीं होगा। 300 लोग हैं यहाँ से शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग जैसे और आगे जाएंगे रास्ते में, वहाँ से शामिल हो जाएंगे। कुछ लोग हरियाणा से भी शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँचते काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर सम्मिलित हो गए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।